एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और मैं वेलकम करती हूं आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि नॉर्सेट के लिए केवल 60 दिन बाकी हैं और इस टाइम पर जितनी बेचैनी आपके मन में इस बात को लेकर होती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उतनी ही बेचैनी आपको ये भी जानने की होती है कि आखिर नॉर्सेट है क्या, इससे क्या फायदे हैं, किस पोस्ट पे आप ज्वाइन करेंगे, कौन इसे कंडक्ट कराता है, आपको नौकरी मिलेगी कहां पर और साथ ही पेपर किस तरीके से आएगा। तो चलिए आज विजडम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो नॉर्सेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, दुनिया भर में आपके पूरे देश में जितनी भी नर्सेस हैं वो सभी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये जो आपका एग्जाम है ये एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नॉर्सेट एक नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे एम्स दिल्ली कंडक्ट करता है और इसमें ना केवल एम्स दिल्ली बल्कि पूरे भारत के जितने भी एम्स हैं लगभग 19 से 20, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग, आरएमएल, एनआईटीआरडी, कलावती, लेडी हार्डिंग, ऐसे कई सारे सीजीएचएस हॉस्पिटल, साथ ही में ईएसआईसी और जिपमर भी अब पार्टिसिपेट करने लगा है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि नर्सिंग ऑफिसर की जब आप पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी ड्यूटीज क्या रहेंगी। बतौर नर्स पेशेंट को मेडिकेशन देना, पेशेंट की केयर करना, ये सभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओटी में असिस्ट करना, आईसीयू पेशेंट की केयर करना, ये सभी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के साथ अगर हम बात करें कि आपकी ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं तो एक नर्सिंग ऑफिसर के 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती है, यानी कि आपकी 3 शिफ्ट होंगी। ए शिफ्ट जो 7:30 सुबह के 7:30 से दोपहर 2 बजे तक होती है। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आए कि मैम कई हॉस्पिटल में तो 8 से 2 होती है, तो जी हाँ, बिल्कुल लगभग वैसी ही शिफ्ट है, बट यहाँ हम पहले से ही आधा घंटा मान के चल रहे हैं जिसमें आप चेंज करने में, वार्ड से निकलने में, ओवर देने में जो टाइम लगाते हैं। तो लगभग 6 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है 7:30 से 2 बजे, फिर दोपहर की शिफ्ट 1:30 से 8 बजे और रात की शिफ्ट होती है 7:30 से 8, जिसमें कि नाइट शिफ्ट मैक्सिमम 5 से 6 लगती हैं एक महीने में। किसी वार्ड्स में ये कम भी हो सकती हैं, बाकी मैक्सिमम 6 ही नाइट आपकी महीने की रहेंगी अगर किसी भी बिजी वार्ड में आपकी पोस्टिंग होती है। ये हुई आपकी ड्यूटीज की बात करें अगर आपके लीव्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो महीने के 8 ऑफ मिलते हैं, यानी कि वीकेंड के जैसे 2 ऑफ हैं वैसे ही हमारे भी 8 ऑफ होते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें जनरल हॉलीडेज या गैजेटेड हॉलीडेज की, तो जनवरी, अगस्त, अक्टूबर और अप्रैल भी आपके वो मंथ है जिस मंथ में आपको टोटल 9 ऑफ मिलते हैं। 8 से 9 डे ऑफ के अलावा आपको 10 सीएल मिलती हैं, 16 मेडिकल लीव मिलती हैं, 30 पर ईयर आपको अर्न्ड लीव मिलती है। ये सभी लीव लगभग अगर आप इसे टोटल करेंगे तो लगभग 4 महीने की छुट्टी होती है आपकी एक साल में, यानी अगर आप टोटल करें तो एक साल में आपको 8 महीने काम करना है और 4 महीने की आप छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें कि ये जो आपकी 30 छुट्टियां हैं ये पेड लीव हैं। अगर आप इसे बचाते हैं तो आगे चल के आप इसको इन कैश करा सकते हैं। ये हुई आपकी छुट्टियों की बात। इसी के साथ जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैटरनिटी, 6 महीने की मैटरनिटी, 2 साल की सीसीएल, पूरे वर्किंग पीरियड में 30 साल की आपकी अगर नौकरी है तो पूरे वर्किंग पीरियड में 2 साल की आपको सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। ये हुई आपकी छुट्टियों के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि ये नॉर्सेट जिसके थ्रू आपको इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये एग्जाम हो कैसे रहा है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये दोनों ही लोग, और
अगर आप एमएससी नर्सिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए। बात करें उसके साथ और आपको क्या चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस स्टेट से आपने नर्सिंग करी उस स्टेट का चलेगा, या फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो वो भी वैलिड है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल से आप देना शुरू कर सकते हैं और 30 साल तक आप दे सकते हैं अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो +3 यानी 18 to 33 ईयर्स तक आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आप 18 ईयर से 35 ईयर्स तक इस एग्जाम को दे पाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये हो गई एज लिमिट की बात। रिजर्वेशन एक बड़ा टॉपिक रहा है नॉर्सेट में हमेशा से, क्योंकि 80 और 20 का रेशियो है यहाँ पे, यानी कि जो सीट्स होती हैं उसके टोटल का 80% लड़कियों के लिए रिजर्व है और 20% लड़कों के लिए रिजर्व है। बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके चारों साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नर्सिंग की मार्कशीट, आपकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन, कास्ट, अगर आप किसी कास्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वैलिडिटी होती है, कुछ 6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ 1 साल में। तो जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करें या आप वहां फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं तो उसकी डेट जरूर देख लें। साथ ही जो कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्सेट में लगता है वो ऑल इंडिया कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ना कि स्टेट वाला। आपको बता दें कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हर स्टेट का अलग बनता है और एक बनता है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। तो नॉर्सेट में आपको वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ना कि स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, और वो भी ध्यान से लगाइएगा डेट देखकर। उसके बाद बात करें आधार, पैन, और अगर आप किसी प्रीवियस इंस्टीट्यूट में वर्किंग है, ये उन लोगों के लिए है जो दूसरी या तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में वर्किंग है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आपको उस इंस्टीट्यूट से एनओसी लेनी होगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मैं दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें। तो ये आपकी रही जानकारी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। तो एम्स दिल्ली नॉर्सेट का जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार, यानी 2 बार नॉर्सेट होता है, एक अप्रैल मई के आसपास और एक सितंबर अक्टूबर के पास। तो क्योंकि अभी नॉर्सेट 11 जो कि सितंबर में होने वाला है और हम जुलाई में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो अगस्त एंड तक आपको एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो आपको विजडम के प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेगी। हम आपको अपडेट करेंगे, इसीलिए विजडम को ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम से अपडेट हो। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसके बाद कुछ दिनों बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, जो एम्स के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप फॉर्म को फिल करेंगे, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, एनओसी आपको लेनी होती है, साथ में आपको फी पेमेंट करनी होती है। 3000 पेमेंट है। नॉर्सेट की जो फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, वो 3000 रुपए है, जो कि एससी और एसटी के लिए रिफंडेबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो फीस है वो आफ्टर एग्जाम रिफंड हो जाती है। जनरल और ओबीसी के लिए रिफंडेबल नहीं है और टोटल फीस है 3000 रुपीज। उसी के बाद जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपको एक डेट दी जाती है जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी चीजें आपने अपलोड करी क्या वो चीजें सही थी, कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड तो नहीं करा है, साइज में दिक्कत तो नहीं है, फोटो में दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन चेक करना होता है, एप्लीकेशन स्टेटस,
कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो जो गलती है आपको उसे ठीक करना है, और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद जब ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो आपको सिटी इंटीमेशन देंगे कि आपका जो सेंटर आने वाला है एग्जाम देने के लिए वो किस सिटी में होगा। सिटी इंटीमेशन लगभग 1 हफ्ते पहले एग्जाम से पता चल जाता है कि इस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि आप अपनी टिकट्स अगर दूर हैं तो करवा पाएं। और एग्जाम एग्जैक्ट किस सेंटर पे है उस सिटी के, वो लगभग 1 दिन पहले आपको पता चलेगा, ताकि किसी तरीके की कोई चीटिंग या गलत चीजें ना हो पाए। सिटी इंटीमेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है लगभग 1.5 से 2 दिन पहले। फिर होता है आपका एग्जाम। नॉर्सेट का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी प्रीलिम्स और मेंस। अब बात कर लेते हैं कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ, प्रीलिम्स में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपको 20-20 के सेट में मिलेंगे, यानी आपको 5 सेक्शन वहां देखने को मिलेंगे। 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक बारी में एक सेक्शन खुलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ऊपर टाइम चल रहा होगा। आपको उतनी ही देर में उस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा, आपका वो सेक्शन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। तो जरूरी ये है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस 20 में से, इस सेक्शन में से, वो तभी कर लें, क्योंकि एक बार अगर आप दूसरे सेक्शन पे चले गए तो आपको वापस उस सेक्शन पे आने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें जो लास्ट सेक्शन होता है ये आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड, इंग्लिश और मैथ्स का होता है। इस सेक्शन में आपको जीके के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर और एक गलत क्वेश्चन पे 1/3 माइनस मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये रहेगा आपका प्रीलिम्स का पैटर्न। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, अब क्लियर होने का क्राइटेरिया ये है कि परसेंटाइल आती है। जितनी सीट है उससे 3 गुना ज्यादा लोग क्वालिफाई होते हैं और वही लोग मेंस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। प्री का रिजल्ट आने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार रहता है। 160 क्वेश्चन आते हैं। अगेन 40-40 के सेट में ये बटे हुए होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन आएंगे जिसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे। इस मेंस में कोई भी नॉन नर्सिंग नहीं आती, केवल नर्सिंग के प्रैक्टिकल क्लिनिकल सिनेरियो बेसिस 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। ये भी अगेन सेक्शन वाइज खुलेंगे। एक बार आप इस सेक्शन से अगर इस सेक्शन पे आ गए तो आप वापस दूसरे सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान से उतनी देर में टाइम को देखते हुए एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। ये हुआ आपका मेंस का पेपर। मेंस के पेपर के होने के बाद अगेन एक लिस्ट आती है जिसमें आपके नंबर, आपकी रैंक लिखी हुई होती है। आपकी रैंक के हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं एक बार। आपका पैटर्न मेरिट प्रिपरेशंस हो गई। अब मेरिट लिस्ट के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको फिर से एक डेट दी जाएगी जहां पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपने मनपसंद के हॉस्पिटल, जो लिस्ट आई थी कि ये हॉस्पिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपने मनपसंद के हॉस्पिटल को चूज कर सकते हैं। अब जो ये हॉस्पिटल्स हैं जिनके लिस्ट आई है, मान लीजिए 20 हॉस्पिटल हैं। अब यहाँ होते हैं 2 कैटेगरी के लोग। एक वो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, एक वो जो फर्स्ट टाइम है जिनका, और दूसरे जो रिपीटर्स हैं जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर आप रिपीट भी कर रहे हैं पर अभी तक कहीं जॉब नहीं लगी है,
उस केस में आपको सारे हॉस्पिटल लाइन से अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। मान लीजिए कि मैं चंडीगढ़ में हूं, तो चंडीगढ़ से जितने पास के मेरे हॉस्पिटल हैं मैं पहले उनको लगाऊंगी, हिमाचल वाले, फिर दूर के जो भी आपको जाने के लिए कन्वीनियंट है आप पहले उन हॉस्पिटल को लगाएंगे, पर आपको अरेंज सारे हॉस्पिटल करने हैं। बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि मैं दिल्ली से हूं, मैं तो खाली दिल्ली एम्स फिल करूंगा, नहीं आगे मैं कुछ करूंगा ही नहीं। हो सकता है कि आपको कोई और एम्स मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, पर क्योंकि आपने चॉइस में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल फिल किया, आपको हो सकता है कि जो मिलने वाली थी नौकरी वो भी ना मिले। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, चाहे भले वो आपको एम्स रायबरेली मिल रही हो, एम्स की नौकरी एम्स ही है, तो आपको सारे ही ऑप्शंस जो है वो अरेंज करने हैं डिस्टेंस वाइज, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और अगर आप रिपीटर हैं, आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, आप सिर्फ अपने घर ही जाना चाहते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप अपने घर वाले ही हॉस्पिटल की चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि अननेसेसरी आपको अगर कोई और हॉस्पिटल अलॉट होगा तो किसी एक बच्चे की सीट चली जाएगी। तो आप सिर्फ वही हॉस्पिटल फिल करें जहां आप जाना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं। इस तरीके से फिर आपको फाइनल सीट अलॉट होती है नॉर्सेट में। ये कुछ नॉर्सेट का प्रोसेस रहेगा। बात कर लें अब कि बतौर नर्सिंग ऑफिसर आपकी सैलरी क्या रहती है। तो आप सभी को पता है पे लेवल 7 है हमारा, ग्रेड बी की ये नौकरी है, ग्रेड बी ऑफिसर्स हो आप सभी, और आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 है। तो क्या यही आपकी सैलरी है? जी नहीं, 44,900 ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ आपका डीए, एचआरए, टीए, आपका नर्सिंग अलायंस ये भी इसमें ऐड होता है, और ये कुल मिला के आपकी 1 लाख प्लस सैलरी बनती है। आपकी सैलरी जो है वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा बनती है, और इन हैंड भी एनपीएस कट करके आपको 90 to 1 लाख के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है। लीव की बात कर ली हमने, सैलरी की बात कर ली हमने। अब एक बार ये देख लेते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जी हाँ, 1-2 हॉस्पिटल्स को छोड़ के जो दिल्ली के हैं, आपको सभी जगह गवर्नमेंट अकोमोडेशंस मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपके लिए, आपके माता पिता और आपके बच्चों के लिए। लीव मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया। पेंशन, जी हाँ, आपको पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी बनेगा वो आपको पेंशन मिलेगी। जॉब की सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी है ये, तो जॉब की सिक्योरिटी आपको पता ही है। और साथ ही जितने भी नए एम्स बने हैं सभी जगह लगभग 3 से 4 साल में प्रमोशन है। 1-2 हॉस्पिटल्स को छोड़ के, जहां थोड़े ज़्यादा अभी रिक्रूटमेंट्स हो चुके हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी जगह पे आपको एनओ से एसएनओ, एएनएस, डीएनएस तक के प्रमोशंस मिलेंगे। तो ये हुई बात आपके नॉर्सेट की। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग नॉर्सेट। और कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में आपको और क्या जानकारी चाहिए, यहाँ से आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या आप नॉर्सेट के बारे में जानना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग नॉर्सेट।